एज अ फ्रेश स्टार्ट हमने नहीं लिया है। हमने काफी कुछ सीखने, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया था लास्ट टाइम। फोटोसिंथेसिस साइट कौन सी, लाइट ऑफ वगैरह ये भी लिया है सब चीज़। जस्ट अ मिनट में इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। ऐसा करता हूँ, ऐसा करने को मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। दिखाई पड़ रहा है आप? यस सर। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोग अपने अपने कॉपीज में हेडिंग डालें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, इसको हमने मेजर किया था, इसको हमने देखा था बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंट था जो मेजर करने का, वो था आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका मेजरमेंट था, ठीक है। आप जानते हैं कि जब कोई भी जैसे ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ये अगर प्रिज्म है हमारा, ये हमारा अगर प्रिज्म है और इस प्रिज्म से हमने अगर व्हाइट लाइट एंटर कराई, सनलाइट हमने एंटर कराई, तो ये सनलाइट आगे जाकर के 7 कलर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक है। 7 कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम बोलते हैं विब्ग्योर। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विब्ग्योर में ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये 7 कलर्स में बदलती है। फिजिक्स में इतना तो थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में होती है। इसमें होती है ब्लू लाइट और रेड लाइट में होती है। तो आप यहाँ पर आगे देखिए कि जो हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जैसे लाइट स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर बना रहे हैं, स्पेशली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइट स्पेक्ट्रम आपको दिखाएंगे। इस चीज कैसे समझिए बेटे, इस वाले कॉलम पर, ये जो कॉलम, ये कौन सा कॉलम है बेटा, ये वाला एक्सिस कौन सा है, बोलो, वे बोलोगे। एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट को रखा है 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। फिर यहाँ पर है 500 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद है 600 नैनोमीटर, फिर उसके बाद है आपका 700 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये क्या है आपका, नैनोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। इसके बाद ये वाला जो वाई एक्सिस है ये बता रहा है लाइट का एब्जॉर्प्शन, ये दिखा रहा है आपका लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन किस फ्रीक्वेंसी पर, किस वेवलेंथ पर ज्यादा हो रहा है, किस वेवलेंथ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोरोफिल के रिस्पेक्ट में ये स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम क्लोरोफिल बी की या क्लोरोफिल ए की बात करेंगे, तो क्लोरोफिल ए में आप देखिए इधर, इसका ग्राफ हम बनाएंगे क्लोरोफिल ए के लिए। तो आप देखिए क्लोरोफिल ए के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पता ये चला कि यहाँ पर आप देखिए ये जो 500 नैनोमीटर आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया में जो स्पेक्ट्रम है वो पीक पर जा रहा है, जो ग्राफ है वो पीक पर जा रहा है, मतलब यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या है, ज्यादा है। ये क्लोरोफिल ए के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये 700 नैनोमीटर पर और पीक पर जाएगा। ये
700 नैनोमीटर। ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है ये किसके लिए है? ये स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए के। ठीक, अब एक और स्पेक्ट्रम आप देखेंगे, ग्राफ आप देखेंगे, किसके लिए बेटा? क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन क्लोरोफिल में जो आपका इस फासले से शुरू होता है, पीक पर ये जाएगा 500 से पहले, और ये 500 तक पीक पर जाएगा, फिर नीचे आता हुआ जाएगा, और इस तरीके से ये आपका होता हुआ ये आपका इधर ये पीक पर गया और फिर ये नीचे। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आप देख रहे हो ये किसके लिए है? क्लोरोफिल बी के लिए है। ये जो दिख रहा है दिस इज फॉर द क्लोरोफिल बी। इसके बाद आपका एक और पिगमेंट आता है, उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड बोलते हैं। कैरोटीनॉइड के लिए हम कलर ले लेते हैं आपके लिए ग्रीन, ग्रीन इसको दिखेगा, ले लेते हैं। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड के लिए आप देखिए इस तरीके से ये कुछ तरीके से आपको ग्राफ का पैटर्न दिखाई देगा। तो आप यहाँ देखिए बेटा, हमने इसको क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा ये जो विग्योर वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यहाँ पर लिखिएगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द रेड। अब देखिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस रेंज पर हो रही है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपकी हो रही है इस ब्लू वाले रीजन में और इस रेड वाले रीजन में। आप देखिए जो पीक है, लाइट का एब्जॉर्प्शन है, सबसे ज्यादा इसी रेड और ब्लू वाले रीजन में हो रहा है, और ये चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर लाइट का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसी बात को प्रूव करने के लिए एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इसको लिखिएगा बाद में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट डन बाय एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या लिया एक्सपेरिमेंट? उन्होंने एक पेट्री डिश ली, पहले समझ लो फिर उसके बाद लिखना। उन्होंने पेट्री डिश ली और इसके अंदर ले लिया क्या? एलई। क्या भर दिया इसके अंदर? इसके अंदर भर दिया क्या बेटा? इसके अंदर भर दिया है, इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, और देखा और यहाँ पर उसके ऊपर स्कैटर कर दिया लाइट। लाइट कौन सी? विबग्योर वाली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने दिया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो रीजन ब्लू वाला था, कौन सा रीजन? जो रीजन ब्लू वाला था ये मार्क करिए, और जो रीजन रेड वाला था ये मार्क। यहाँ पर अमाउंट ऑफ बबल्स ज्यादा निकल रहे थे। बात समझ में आ रही है? अमाउंट ऑफ बबल्स यहाँ पर ज्यादा निकल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ बबल्स निकल रहे थे ये, लेकिन रेड रीजन में कुछ ज्यादा ही निकल रहे थे बबल्स यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ब्लू लाइट में और रेड लाइट में ज्यादा हो रही है, बल्कि रेड लाइट में ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। तो ये जो बबल्स दिखाई पड़े आपको, ये जो बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बबल्स किसकी वजह से हैं? ड्यू टू दी इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। पानी में जाओ और पानी के अंदर जाके फूंक मारो, बुलबुलाहट ऊपर आएगी, बुलबुले उसके ऊपर आएंगे, तो ये जो बन रहा है इट इज ड्यू टू दी मोर ऑक्सीजन। ये एलगी है, ये है एलगी, ये आपकी एलगी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में सबसे ज्यादा बबल्स हमें देखने को मिले। तो ये चीज को इंडिकेट करता है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बबल्स ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी के बेसिस पर एक स्पेक्ट्रा बनाया गया। उस स्पेक्ट्रा को हमने कहा एक्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहा हमने? एक्शन स्पेक्ट्रा। तो क्या था ये एक्शन स्पेक्ट्रा? एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब काम करने का जो स्पेक्ट्रम हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है उसकी बात यहाँ पर की हमने एक्शन स्पेक्ट्रा दिखाया आपको कैसे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इधर क्या दिखाया हमने? एक्शन दिखाया है। चार सौ नैनोमीटर किलोमीटर। तो यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रा आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये कुछ ऐसा पड़ा कि नहीं पड़ा? यहाँ पर 600 वाले रीजन पर ज्यादा दिखाई पड़ा, ब्लू वाली लाइट पर ज्यादा दिखाई पड़ा, कि अचानक से ग्राफ क्या हो गया? नीचे की तरफ डिक्लाइन। ठीक, तो इसको हम एक्शन। अब इस एक्शन स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा आप याद करें, अगर हम इस पे सुपर इम्पोज करें तो हमें कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा ना। इस वाले रीजन पर हमें देखिए इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ना एक्शन स्पेक्ट्रा। ये यही होगा। हमने एक्शन स्पेक्ट्रा को क्या किया? इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। देखने को ये मिला कि यहाँ पर ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का और ज्यादा इसका। ठीक है, तो ये ब्लैक वाले के लिए क्या है? ये है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा। पहले बना लिए, जब ये हो जाए तो आगे वाला बना, और उसको बनाने से पहले आप इस वाले ग्राफ को आप देखिए। हाँ वही है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, चलिए बना लीजिए। विजिबिलिटी ठीक हो रही है, दिख रही है सब? यस सर, पर आवाज कट रही है। यहाँ पे नहीं। अलग अलग कलर की पेन से बना। ये मैंने आपको समझाया है, फोटोन ये क्या है, ये आपका प्रिज्म। कभी आपने रियलिटी में करके देखा है प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट? यस सर। अरे आज धनंजय का बर्थडे है तो हाँ सर, उससे विश कर देना सर। मेरी साइड से भी। अब कह रहे हैं मेरी पार्टी कहाँ? आ जाओ। और दीप्ति के लिए तुम जोमेटो से पिज्जा। सही है सर। सही है ना? जो बच्चे यहाँ वाले हैं वो जुकाम हुआ है।
हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कर बेटा, कितना टाइम लोगे? लिखने दे लो। There will be no class on. Sir, test है कल? इस रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को कैसे हम समझेंगे? ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्वांटम यील्ड। फोटोसिंथेसिस को जो हम मेजर करते हैं वो होता है क्वांटम यील्ड के फॉर्म में, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज per quantum of light absorbed, released per quantum of light absorbed. लाइट पर क्वांटम कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके एवज में कितना हमें क्वांटम फील्ड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड ड्रॉप को एक्सपेरिमेंट जो किया गया, रेड ड्रॉप मतलब अचानक से किसी चीज का कम हो जाना, अचानक किसी चीज का डिक्लाइन करना। तो जैसे ही हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुंचता है कहाँ पर, 680 से 700 नैनोमीटर के आसपास पहुंचता है। इस तरीके से यहाँ पर 400 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ लाइट की, यहाँ पर 400 मानते हैं और यहाँ पर 700 मानते हैं, और इससे ठीक पहले कितना मान लेते हैं, 600। क्या मान लेते हैं, 600। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात हम करेंगे इस तरीके से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर ये वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या है आपका वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब देखिए, सर आपने आवाज देखा बार बार कि रुक रही है। तो एक्सपेरिमेंट नेट प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए सर, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर अचानक से इस रेंज पर जैसी पहुंची, वो तुरंत डिक्लाइन कर गई। ठीक है, थोड़ा ज्यादा पीक पर चला गया, इसको आप ऐसे लीजिए। तो 700 की रेंज पे जाने के बाद फोटोसिंथेसिस तुरंत क्या हो जा रही है बेटा, डिक्लाइन हो जा रही है। तो रेड लाइट के एरिया में यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, रेड ड्रॉप कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सडन डिक्लाइन, यहाँ पर हो रहा है सडन डिक्लाइन। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सडन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, सडन डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम क्वांटम यील्ड की बात करेंगे तो क्वांटम यील्ड देखिए इधर हम बात करें बेटा, क्वांटम यील्ड की बात कर रहे हैं। तो हम जो हमारा जो क्वांटम यील्ड है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एट 700 नैनोमीटर, अगर 700 नैनोमीटर पर अगर हम फोटोसिंथेसिस रेट को अगर मेजर करें तो वहां पर जो हमारी क्वांटम यील्ड होगी वो कितनी होगी बेटा, 10 क्वांटम यील्ड। क्या होती है यहाँ पर, 10 क्वांटम यील्ड होगी। ठीक, उसके बाद अगर फोटोसिंथेसिस एट द 653 नैनोमीटर पर अगर हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड होगी वो कितनी होगी, 53 क्वांटम यील्ड। और अगर हम फोटोसिंथेसिस को हम मेजर करते हैं कहाँ पर, 700 और प्लस 653 दोनों पर एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ,
तो हमें जो क्वांटम यील्ड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सबसे मैक्सिमम मिलेगी 72 क्वांटम यील्ड हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इमर्शन इनहैंसमेंट और इमर्शन इफेक्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक 700 नैनोमीटर वाला है और एक 653 वाला है। ठीक है, तो जो पीएस जो फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम डिफाइन करेंगे आगे चल करके, वो कहाँ पर होता है बेटा, P700 या PS1 700 नैनोमीटर पर होता है। और जो आपका फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो 653 से 680 के बीच में होता है, इसलिए हम उसको मैक्सिमम वैल्यू लेते हुए P680 बोलते हैं। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। यहाँ पर जो हमारा फोटो सिस्टम है, हमारा जो फोटो सिस्टम है वो कितना है, 2 है। हमारा जो फोटो सिस्टम है वो 2 है। कौन सा है, एक है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक है आपका फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम इज P700 और फोटो सिस्टम सेकेंड इज अ P680। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट सिस्टम, हाँ पिगमेंट। देख लिया बेटा? yes sir, देखो बेटे, चलो बट्टी अब मत आना, आना मत अब, नहीं मत आना, चलो बात करने चले बेटा क्वांटासोम की। ये क्या है क्वांटासोम, ये सब नाम पहले कभी सुना है? क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या है? इट इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्वांटासोम इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्वांटासोम इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्वांटासोम इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। ये क्या है आपका फोटोसिंथेटिक यूनिट है। ठीक, तो it is a collection of pigment molecules. It is a collection of pigment molecules which helps in photosynthesis. ठीक है, it is a collection of photosynthesis, collection of photosynthetic कह सकते हैं, collection of photosynthetic pigment molecules, photosynthetic pigment molecules which helps in photosynthesis, which helps in photosynthesis, जो फोटोसिंथेसिस में क्या करे बेटे, मदद करे। ठीक है, सारे प्रोसेसेस हो गए। मैं उतना ही बता रहा हूँ, बहुत डीप में लेकर के नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं। सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस आपका एक एनाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया, जूलॉजी में बताया, बॉटनी में बताया, जहाँ कहीं भी सिंथेसिस शब्द आए, जहाँ कहीं भी जेनेसिस शब्द आए, तो सिंथेसिस हो चाहे जेनेसिस हो। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, चीजें यहाँ पर बनती हैं। दैट इज अ बिल्डअप प्रोसेस, नॉट अ ब्रेक प्रोसेस। इट इज अ बिल्डअप प्रोसेस, यहाँ पर चीजें बन रही हैं। इसलिए हमारा ये क्या है, ये हमारा एक जेनेसिस प्रोसेस है, ये हमारा एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका yes, एनाबॉलिक प्रोसेस है।
ठीक है। अब ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का प्रोडक्शन नहीं है यहाँ, लाइट की मदद से हमने क्या बनाना है, फूड बनाना है। और फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ग्रीन प्लांट है, ये इनका जो मेन काम होता है, वो मेन काम क्या है, वो मेन काम है फूड बनाना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ऑक्सीजन तो एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे शहद की मक्खी शहद बनाती है, तो शहद बनाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद होता वैक्स बनाना। तो वैक्स तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ शहद भी बनती है। ठीक है, तो शहद क्या है, बाई प्रोडक्ट। तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है बेटा, ये दो टाइप से होता है। एक तो इसके अंदर होता है डार्क रिएक्शन, पहले तो लाइट रिएक्शन होता है। पहले होगा कौन सा रिएक्शन, पहले होगा आपका लाइट रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, एज वी नो वेरी वेल, द लाइट रिएक्शन occurs in Grana. grana, है ना, occurs in the grana, Right. and the dark reaction Stroma. occurs in the stroma. ये आपके स्टोमा में होता है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द light energy converts into the chemical energy in the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपका जो सनलाइट एनर्जी है, ये सनलाइट एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है बेटा, ये आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज एब्सोल्युटली Yes, क्लियर। sir. ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो मेन मकसद था वो क्या था, फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या था? फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस था बेटा क्या बनाना, फूड बनाना। और फूड क्या होता है, फूड होता है C6H12O6। फूड कभी जो है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में नहीं बनता, फूड कभी मैक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं बनता, फूड हमेशा जो बनता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को पॉलीमराइजेशन करवा देंगे। जब इसका और जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे इस तरीके से जो है बॉन्ड से जुड़ता जाएगा, तो एक लंबा सा पॉलीसेकेराइड चेन बन जाएगा। तो मेन पर्पस इसका क्या था बेटा, फोटोसिंथेसिस का फूड बनाना, ग्लूकोज बनाना। लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट है, इसका क्या है बेटा, इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो होता है ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए, आपसे सवाल एक पूछा जाए, आपने कहा कि CO2 मिला और आपका वाटर मिला और यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनकर के तैयार हो गया, C6H12O6 प्लस आपका क्या बन गया, ऑक्सीजन निकला, और प्लस क्या निकली बेटा, एनर्जी। हम आपसे पूछें कि ग्लूकोज किससे बना और ऑक्सीजन किससे बना, बताइए। नहीं समझ में आई बात? मैंने पूछा ये दो चीजें हमने ली, इन दो चीजों में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किससे ग्लूकोज बना, किससे आपका क्या बना, ऑक्सीजन बना। सर H2O का जब फोटोलिसिस होता है तब ऑक्सीजन बनता है, और CO2 रिड्यूस होती है शुगर में। शाबाश, जवाब मिल, तुम तो मत बोलना, और तुम बोल सर दोगे। फोटोलिसिस होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। कुछ बोलोगे, एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ, अपने पिताजी के बच्चों, काहे नहीं पढ़ के आते हो एनसीईआरटी? छोटा सा जवाब है, क्लास 9-10 में भी तुम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, काहे जवाब नहीं मिलता है? और नाम क्या होता है, प्रियांशु मिश्रा, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। और तुम इधर चोट लगी थी, इधर लगी थी ना, क्यों जवाब क्यों नहीं आता है? बोल भाई, जवाब क्यों नहीं देते, काहे नहीं जवाब देता है? हाँ, काहे नहीं देता है जवाब? दो, क्या बोला था? CO2 का ऑक्सीडेशन होता है, यही सब
सब गोला खा जाता है। CO2 रिड्यूस होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाता है। ये कभी मत सोचना कि वाटर से ये आता है इससे ये आता है, नहीं, ये गलत है। आप हमेशा याद रखिएगा CO2 रिड्यूस होकर के खाना बनाएगा और वाटर का फोटोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन बनता है, और ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन की प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन की प्रोसेस है। बहुत बढ़िया मिला है, थैंक यू सो मच। ये अब हमेशा काम करेगा, मत बोलो। बात समझ में आई? यस सर। कुछ पल्ले पड़ी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखना? इसमें हम आपको बताने वाले हैं एक बात कि ये रिएक्शन कहाँ पर होता है। ये रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। पता है आपको, पहले भी बताया जब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक वन, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। दीप्ति महाजन, बेटा जो PDF हमने आपको भेजा था उसको आज ग्रुप में सेंड कर दीजिए ठीक ताकि है सारे सर। बच्चे उससे थोड़ा सा फायदा उठा लें। ओके सर। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, क्या बेसिक डिफरेंस आप इसमें समझ सकते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में? तो हमारा एक सवाल है अतीक से। सवाल ये है कि एक कमरे के अंदर जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, जहाँ पर आप रहते हो, अगर वहां पर कोई प्लांट रखें तो उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी? उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी? क्वेश्चन हमारा यह है कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में सनलाइट नहीं पहुंच पाती और उस कमरे में आपने एक पौधा रखा हुआ है, क्या वो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी? आपका जवाब क्या है? लॉजिकल क्वेश्चन है, जवाब लगाना। होगी कि नहीं होगी? होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों? तो क्या कहना चाहते हो, होगी कि नहीं? नहीं होगी। हमको अरुण कह रहे हैं कि होगी। दीप्ति तुम क्या कह रही हो? अंशिका तुम क्या कह रही हो? वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती और वो कमरा आपका है, क्यों नहीं होगी? अरे तो उसको लाइट चाहिए। मैंने कब बोला डार्क रूम में? आपके रूम में, मतलब ये रूम थोड़ी आपके रूम में कभी लाइट नहीं जलती? सर होगी। अंधेरे में रहते हो, वैम्पायर हो गए हो तुम लोग, ज़ॉम्बीज हो गए हो, डार्क में रहते हो अंधेरे में, या आउल हो गए हो? ऐसे तो हो नहीं ना भाई। आपका रूम है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, लेकिन अगर आप वहां पर मनी प्लांट रखेंगे तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। हाँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सकता है थोड़ा सा अल्टर करे, क्योंकि भाई जो लाइट आपकी जल रही है उससे भी तो लाइट ही निकलती है। जो बल्ब आप रोशन करके रखे हुए हो वहां से भी तो लाइट एनर्जी निकल रही है, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्यों नहीं समझते? कह रहा था, मैं कह रहा हूँ लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिक लगा कर देते हाँ सर होगी। पहला जवाब तो यही था ना कि नहीं होगी, लेकिन फिर हमने कहा लॉजिकल क्वेश्चन है तो आप कहेंगे हाँ सर होगी। सवाल तो सही हो जाता, उसका रीजन बाद में ढूंढा जाता। तो फिर डार्क रिएक्शन फिर गलत। कहाँ से पहुंच के आया है? जहर दे दो ऐसी मैडम को जो बच्चों का फ्यूचर खराब करती। This is the light dependent reaction, hence it is called the light reaction. This is light independent reaction, hence it is called the dark reaction.
इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रात में होती है और ये दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। बेटा कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट की आत्मा जो फोटोसिंथेसिस जो सब्जेक्ट की आत्मा होती है वो कंसेप्ट होती है। कंसेप्ट नहीं समझोगे धराशायी होकर मुंह के बल गिरोगे और कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, समझे? ये आज तक सोच के आए, दिन में लाइट रिएक्शन रात में डार्क रिएक्शन। कौन सी मैम ने पढ़ाया? वो पढ़ाने कैसे आ गए? ऐसा लोगों को उनकी डिग्री छीन लेनी चाहिए। सच बता रहे हैं, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं इसको। शर्म नहीं आती लोगों को। साइमल्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो चीजें आप बनाते हैं, जो एसिमिलेटरी पावर आप बनाते हैं, जो आप एटीपी बनाते हैं, जो आप NADPH+ बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल डार्क रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एनर्जी की तरह किया जाता है। और फिर वहां पर आप क्या करवाते हो? वहां पर आप फूड का प्रोडक्शन करवाते हो, वहां पर आप ग्लूकोज बनवाते हो और उसी के दौरान क्या बनता है बेटा? आपका जो है एनर्जी निकलती है। हम ये जानते हैं। अब पता ही चला आपकी मैडम का जो प्लांट है उस प्लांट में दिन में रिएक्शन होता है और रात में जो ये वाला रिएक्शन होता है। सोचो ना, ये कहाँ की बुद्धि काम बताती है आपको, बताओ। हाउ इज इट पॉसिबल? आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैडम आपकी खराब है, गलत, जो भी है सो है, बट इस तरीके से नहीं पढ़ा। अगर आपके अंदर टीचिंग का पैशन नहीं है तो आप दूसरा जॉब करिए, आप सेल्समैन बन जाइए, आप झूठी झूठी आशाएं दिखा करके लोगों को सामान बेचिए, वो ठीक है, बट पढ़ाना छोड़ दीजिए। बेटा कहा गया डार्क रूम है, वहां पर लाइट नहीं है। लाइट का मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे सनलाइट हो चाहे आपका बल्ब की लाइट। सर जैसे ग्रीन हाउस। बेटा साइमल्टेनियस चलती है, मैंने क्या कहा? साइमल्टेनियस चलती है। ये बताओ ट्रेन का एक पहिया निकाल दो तो क्या ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी। दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार बात है, ठीक है? लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट की जरूरत है, ठीक है? और ये जो रिएक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा लाइट दिन में होगी, लेकिन ये कैसी है? ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इस बात पे ध्यान दीजिए। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि इस लाइट की मदद से हमारा जो प्लांट है वो क्या बनाता है? बनाता है एसिमिलेटरी पावर। क्या बनाएगा? एसिमिलेटरी पावर बनाएगा। और ये एसिमिलेटरी पावर क्या होगी? आपकी एटीपी होगी और आपका क्या होगा? NADPH+H+। ये होगा। मालूम है ये एक एटीपी है, इसके एक ब्रेकडाउन से 3 एटीपी मिलेगी, ये हमें अच्छे से पता है। केमी ऑस्मोसिस अभी यहाँ पर हम दोबारा करवाएंगे, ठीक है? अब ये जो है ये तो डायरेक्ट एनर्जी है, हम इसको डायरेक्ट एनर्जी कहते हैं। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसमें एनर्जी क्या है? रिड्यूस फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एनर्जी बोलते हैं। इसमें एनर्जी रिड्यूस फॉर्म है, तो ये क्या? ये रिड्यूसिंग एनर्जी है, ठीक है? अब यहाँ पर एटीपी का बनना और NADPH का बनना, आपको मालूम है वो प्रोसेस जिसमें हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या है? इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। डोंट मिस द कंसेप्ट। कैसे इस चीज को थोड़ा सा जस्टिफाई हम करते हैं? जैसे आपके पास उतनी ही एटीपी बनेगी जितनी आपके पास एडीपी है, जितनी AMP है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या बन गया? एटीपी बन गया। क्या बन गया आपका? एटीपी बन गया। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है आपका?
फॉस्फोराइलेशन। बट यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है क्या, हमने ऐड कर दिया है लाइट। अब ये क्या हो गया, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, लाइट के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब हमारा ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, थोड़ा ध्यान देना, अपने दिमाग पे थोड़ी सी जोर डालना, हथौड़ा मार के। तो ये जो आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन है, ये दो टाइप का है। कितने टाइप का, नॉन साइक्लिक। दो टाइप का। एक होता है आपका साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कहानी समझ में आई। एक क्या है फोटो फॉस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और एक क्या नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं बेटा, हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन को, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि आपका जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन सबसे पहले आप जानिए कि कहाँ पर हो रहा है बेटा, स्ट्रोमा में हो रहा है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। देखिए इधर, ये इधर आप सब देख लिए डार्क रिएक्शन हम इधर दिखा रहे थे आपको, इधर देखिए, इधर हम आपको डार्क रिएक्शन दिखा रहे थे, इधर हम आपको डार्क रिएक्शन दिखा रहे थे। तो डार्क रिएक्शन देयर इज नो नीड ऑफ द लाइट, बट योर कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced, your carbon dioxide is reduced into the glucose molecule। अब इसके रिडक्शन में हमें चाहिए एनर्जी, क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होगी, ये वाली एनर्जी इस्तेमाल होगी जो मैंने बनाया था एटीपी और NADPH+ के फॉर्म में। तो ये एनर्जी हमारी क्या होगी बेटे, हमारी एनर्जी ये वाली यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी। अब आप देखिए कि लाइट रिएक्शन अकेले क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। डार्क रिएक्शन अकेले क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों एक साथ है। लाइट रिएक्शन में फूड नहीं बनता, ठीक है। एनर्जी चाहिए, एसिमिलेटरी पावर है वो कहाँ से आ रही है, लाइट रिएक्शन से आ रही है, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, हम ईंधन नहीं लेंगे तो क्या करोगे, गैस चूल्हे में गैस खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास इंडक्शन भी नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे ना, कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस प्रोसेस में देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ लाइट, सॉरी देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती पहली चीज, लेकिन लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन बनती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। इसमें फिक्सेशन हो रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्सेशन हो रहा है। इसलिए इस रिडक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के अंकल ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसको आम जनमानस में क्या बोलते हैं, कहते हैं इसको कैल्विन साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं C3 साइकिल। बहुत डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। अब यहाँ पर नीट के पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करिएगा, नोट ये करना है बेटे कि ये जो आपका लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है, तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए जैसे तो ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये वापस आ गया अपनी जगह पर। नहीं समझ में आई बात डॉक्टर ठीक, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। तो जब तुम वहाँ छापोगे तो यहाँ क्या समझ में, मैंने कहा ठीक से, ये लो मेरा सामान, इसको कहीं दे आओ, किसी को भी दे देना, किसी को भी दे देना। उसे मान लो मैंने कहा कि ये सामान लो, तुम धनंजय के घर जाना, सामान दे करके चले आना, या मत आना, लेकिन ये सामान लेकर के गए, दौड़ते दौड़ते गए, वाटर वर्क चौराहे से वापस आ गया।
तो यहाँ से हमने कोचिंग से भेजा इनको, वाटर वर्क चौराहे के वापस था कैसे कुछ फायदा हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से फायदा नहीं होता है, फायदा होता है, उसके पर्सपेक्टिव में बताएंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जहां से गए थे वहीं वापस चले आए। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट साइट हुआ, यहाँ गए, फिर वापस से अपना काम वाम किया, वापस चले गए। लेकिन इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ऐसा तुमको काम करके आना है, बोले यस सर करके आएंगे। भैया ये रिएक्शन सेंटर से निकले भागे, फिर यहाँ आए, फिर दूसरे रिएक्शन सेंटर पे गए, फिर यहाँ गए भाग के, फिर यहाँ पर जो है अपना और काम करवाया है। वापस नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि जरूरत नहीं थी। लौट के बुद्धू घर को आए, यहाँ का बुद्धू भाग गया, उसने काम कर लिया। तो मोस्ट एफिशिएंट की बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझे? यस सर। तो कल अब अगली क्लास में हम लोग इसकी लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, और लाइट रिएक्शन को खत्म करके हम इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब पूरा पढ़ते हुए फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। इट विल टेक 3 और 4 लेक्चर। मंडे को जेनेटिक्स में ही शुरू करेंगे। ठीक फिर है, क्या फिर वो करेंगे क्या सर शुरू, मंडे को? मैं बता रहा हूँ। सर टेस्ट